स्टूडेंट जॉब सर्च करते हैं, गोल सेट करने के बाद वो अपने ड्रीम कंपनी के पीछे भाग रहे होते हैं, बहुत सारा लिंक्डइन पे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आपने एक जगह अप्लाई किया, 2 जगह अप्लाई किया, बट कई बार 6-6 महीने तक भी जॉब नहीं मिलता है। सो उस कंडीशन में लॉन्ग जॉब सर्च जो पीरियड है, उसमें मोटिवेट रहने के लिए क्या करना चाहिए? हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचआर स्कूप। आज का ये पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें हम एक ऐसे गेस्ट को लेकर आ रहे हैं जो आज हमसे बात करेंगे प्री एम्प्लॉयमेंट एंड पोस्ट एम्प्लॉयमेंट के बारे में। जो डिस्कशन मुझे लगता है हर उस स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी कि एक स्टूडेंट को अपने जॉब से पहले कौन सी प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसके ईजीएस्ट स्टेप्स क्या हैं, और जॉब लगने के बाद जो सबसे ज़्यादा तकलीफें आती हैं बच्चों को कॉलेज से कॉर्पोरेट जाने में, वो सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आज आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं। सो मैं लेकर आ रही हूँ एक ऐसे ही हमारे स्पेशल सिंपलेस्ट गेस्ट जो दिल्ली से इंदौर आज एक इवेंट के लिए आए हुए थे, मिस्टर नीरज। He is having 22 plus years of experience working as a vice president HR at Infogame. Welcome to Neeraj. Thank you so much. Thank you so much. How are you, sir? I am good. बहुत अच्छा लग रहा है। आपका बहुत पॉडकास्ट देखे हुए मैंने YouTube में यहाँ आने से पहले, तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। तो सर, हमारा जो पॉडकास्ट का डिस्कशन स्टार्ट होता है, इस एपिसोड की जो हम स्टार्ट करते हैं, सो वी जस्ट वांट यू नो cover your experience so that students and people can relate what you have done like last 22 years. आपने कैसे अपना करियर स्टार्ट किया, आपके एचआर का जो सफर था वो कैसा रहा? उससे पहले मैं थैंक यू इस क्वेश्चन के लिए। उससे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। मेरे दोनों माता पिता दोनों MTNL से रिटायर्ड हैं। मेरे दादाजी भी MTNL से ही रिटायर्ड थे, अब वो नहीं है। और हम 1 बेडरूम फ्लैट में रहते थे और हम 6 मेंबर्स थे, दादा दादी, हम 3 बहन भाई और मेरे पेरेंट्स। तो हमने वो टाइम देखा है जब हमारे को शायद एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए पायलट पेन मिला करता था सिर्फ। तो वहाँ से यहाँ तक की जर्नी कवर करने में बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान जो अपना लाइफ, अपना करियर बनाना चाहता है वो बना सकता है। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। कहीं ना कहीं आदमी की मेहनत में कमी रह जाती है और वो अपनी किस्मत को ब्लेम करता है। ट्रू। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके दिल में कुछ चाह है, उसके लिए अगर आप काम करें तो आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। सो ट्रू। तो उसके बाद मेरा जो HR का करियर स्टार्ट हुआ वो मैंने एक्चुअली कॉलिंग से स्टार्ट करी थी। मैं एक BPO में काम करता था, HCL BPO में। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, प्रोफेशनल जर्नी। और एक इंटरनल जॉब पोस्टिंग के थ्रू मुझे HR में मौका मिला। और मुझे मौका इससे मिला क्योंकि मैंने उस टाइम पे MS Excel पे अपना हाथ थोड़ा काफ़ी अच्छा कर लिया था, तो उनको एक MIS का बंदा चाहिए था। तो वहाँ पे मेरी एक अपॉर्चुनिटी HR में शुरू हुई। और मैं ये अपने फर्स्ट करियर के बारे में बता रहा हूँ, HCL के बारे में। वाह। और उसके बाद एक अच्छी चीज़ ये रही कि मेरे में हमेशा से एक जिज्ञासा थी कि मुझे कुछ नया करना है। मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ काम से। तो और मैं हमेशा से ये सोचता हूँ कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो जितना ज़्यादा आप सीख सकते हैं और जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं वो आपको बहुत फ़ायदा करता है। वाह। तो उससे फिर मैंने पहले 4 सालों में HR के जितने भी गैमेट्स थे, चाहे वो पेरोल का था, मेडिकल इंश्योरेंस था, FNF सेटलमेंट था, ऑनबोर्डिंग था, ऑफबोर्डिंग था, सारा सीखा। उसके बाद मुझे 4 सालों के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली, ग्लोबल लॉजिक, एक IT सर्विसेज कंपनी है जिसके अंदर मुझे HR बिजनेस पार्टनर की नौकरी मिली। और उसका भी एक्सपीरियंस मुझे HCL नहीं दिया क्योंकि मैं UK शिफ्ट में काम करता था जो 12 से 9 की शिफ्ट होती थी। बट मेरे एक मैनेजर ने बोला कि रात को एक नया प्रोजेक्ट आया है, वो 2 से 3 तुम्हें वहाँ जाके HR बनना है उनका। तो पूरी टीम में कोई भी तैयार नहीं था क्योंकि अपनी शिफ्ट करने के बाद रात को 3 बजे तक ऑफिस में बैठना, फिर लोगों से उनकी क्वेरीज इकट्ठी करना। That was additional to your work. That was additional to my work. Oh wow. That was in addition to my work क्योंकि सुबह पूरी शिफ्ट करनी होती थी 12 से 9 की। उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम रुक जाओगे हफ्ते में 2 दिन। मैंने कहा हाँ जी रुक जाऊँगा। तो एम्प्लॉय रिलेशंस वहाँ से सीखा। उसी के बेसिस पे मुझे ग्लोबल लॉजिक में नौकरी मिली HR बिजनेस पार्टनर की। और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। 4.5 साल HR बिजनेस पार्टनर ग्लोबल लॉजिक में किया।
अलग अलग रोल्स प्ले करे। उसके बाद फिर PwC गया, फिर थॉमसन रॉयटर्स गया। थॉमसन रॉयटर्स में मैंने रिक्रूटमेंट का रोल लिया जो मैंने पहले कभी नहीं करा था लाइफ में। तो मुझे लगा कि इसको भी करना चाहिए जिससे ये लगे कि आप एक वेल राउंडेड प्रोफेशनल बन सके। वो किया। बहुत दिक्कतें आई क्योंकि वहाँ पे लॉयर्स हायर करने होते थे, बट कभी डरे नहीं। बहुत बार गिरे फिर उठे, बहुत चैलेंजेस फेस किए, बट हार नहीं मानी। उसके बाद फिर थॉमसन रॉयटर्स के बाद मैंने एक मैंने IT स्टार्टअप में काम किया। वाओ। जहाँ पे मैं हेड ऑफ HR था उनका, 500 लोगों का। वहाँ पे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला। बहुत लोगों ने मना किया कि तुमने बड़ी बड़ी Tier 1 कंपनीज के साथ काम किया है तो तुम एक स्टार्टअप में क्यों जा रहे हो, बहुत रिस्क है। तो बट एक फेमस डायलॉग है, रिस्क है तो इश्क है। सो मुझे रिस्क से बहुत इश्क है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे। अभी मेरी करंट कंपनी इन्फोगेन है जिसमें मैं यहाँ पे भी मेरे को जो लोड मिला वो मेरे एक पुराने बॉस ने मुझे याद किया जिनके साथ मैंने ग्लोबल लॉजिक में काम किया था। और जब उन्होंने मेरे को इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या देख रहे हो इस पोजीशन के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जिससे मैं ट्रस्ट कर सकूं। ओके। तो मेरी लाइफ का ये मोटो रहा है कि ट्रस्ट और इंटेग्रिटी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ऊपर है, और उसी वजह से उन्होंने मुझे हायर किया। शायद मैं इस रोल के लिए बेस्ट नहीं था, बट क्योंकि उनको एक बंदा चाहिए था जिनको वो ट्रस्ट कर सकते थे, तो उन्होंने मुझे हायर किया। मुझे इंडिया लेवल रोल दिया, करीबन 3000 एम्प्लॉयज़ का। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ता चला गया, और अब मैं इंडिया, UK, मिडल ईस्ट, सिंगापुर और ये सारी जियोस भी कवर करता हूँ। तो ये मेरी जर्नी रही है। वाओ। जैसा आपने बताया कि स्टार्टअप में आपको बहुत सारे लोगों ने रोका, और मुझे लगता है कि शायद ये मिथ उस टाइम पे जो था वो आज भी है, और आज भी ऐसा लोग सोचते हैं कि स्टार्टअप में जॉब इज़ नॉट स्टेबल। एंड तो मुझे लगता है कि शायद आपको दोनों टाइप का जो एक्सपीरियंस है वो इस डिस्कशन को और इस पॉडकास्ट को और भी इंटरेस्टिंग बना देगा, क्योंकि आप दोनों साइड के ना अच्छे और बुरी चीज़ें दोनों बता सकते हो। एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज यू विल बी द काइंड ऑफ इंसाइट्स यू विल बी शेयरिंग दैट विल बी रियल, है ना। और वो दोनों के एज एन HR आपको ना इंसाइट पता होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि हम जब एक कैंडिडेट इंटरव्यू देने जाता है ना, उसको सिर्फ बाहर से वो एक कंपनी दिखती है, और एक कंपनी जो सोशल मीडिया पे दिखती है या जो न्यूज़ में दिखती है वो बहुत अलग होती है, और कल्चर बहुत अलग होता है। तो आई एम श्योर दैट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग डिस्कशन। एंड आपकी जर्नी भी काफ़ी अच्छी रही, आपने कभी हार नहीं मानी। और मुझे भी लगता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि गिरते तो सभी हैं, बट उठना आना चाहिए। सो दैट्स बेसिकली माई मंत्रा ऑल्सो ऑफ माई लाइफ। तो इसी के साथ हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगी, अगर हम प्री और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करते हैं, तो प्री एम्प्लॉयमेंट में जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को अपना, जो जॉब सीकर्स हैं, वो अपना करियर गोल सेट करते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं सेट करूं, बट जैसे आपने बताया कि आप BPO में काम कर रहे थे, यू नेवर डिसाइडेड दैट यू नो वांट टू गो इनटू HR। तो सिमिलरली मुझे लगता है कि ये कंफ्यूजन सबके साथ रहता है। तो वो जो करियर, जॉब सीकर जब अपना करियर सेट करता है, गोल डिसाइड करता है, तो उसके लिए कैसे स्टेप्स लेना चाहिए और किस तरीके से वो सही करियर गोल सेट कर पाए अपना? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने लाइफ में ये सीखी है कि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सक्सेसफुल होने के लिए है अपने आप को समझना, कि आप अपने आप को कितना जानते हैं। हम दुनिया के ऊपर टिप्पणी करते हैं, दुनिया के ऊपर जज करते हैं। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को जानें कि आपके इंटरेस्ट एरियाज़ क्या हैं। अब जैसे मेरे पेरेंट्स थे, मेरी बड़ी सिस्टर हैं, वो बहुत अच्छी थी पढ़ाई में। ओके। तो उन्होंने, मेरे फादर ने बोला वो साइंस ले रही है, तुम भी साइंस लो। और ये जनरली होता भी था। करेक्ट। तो बट एक टाइम के बाद मैंने अपने करियर को कंट्रोल में लिया। मैंने बोला मैंने साइंस के बाद सीधा आर्ट्स पढ़ा, हिस्ट्री ऑनर्स किया। बट ऐसा क्यों? मुझे नहीं पढ़ना था, मुझे साइंस नहीं पढ़ना था, वो मेरी कॉलिंग नहीं थी। ओके। तो और हिस्ट्री मुझे इंटरेस्ट करता था, तो इसलिए मैंने वो पढ़ा। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अपने आप को जानना ज़रूरी है, अपने इंटरेस्ट एरियाज डेवलप करने बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा हम सोसाइटल प्रेशर की वजह से, पेरेंट्स भी प्रेशराइज करते हैं कि आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए,
इसका पड़ोसी का बच्चा ये कर रहा है, आप ये कर लीजिए। एक्चुअली बट अगर आप उस चीज़ को ध्यान रखें और अपने इंटरेस्ट को डेवलप समझना कोशिश करें तो वो बहुत फ़ायदा करता है। वो पहली चीज़ मुझे लगती है। दूसरा, आजकल इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप बहुत पहले ये डिसाइड कर सकते हो और आप चूज़ कर सकते हो कि अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग करने के लिए आपको ये कॉलेजेस हैं, ये इंस्टीट्यूट्स हैं, ये आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इसमें आपको स्ट्रांग होना है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने इंजीनियरिंग करनी है तो एनालिटिकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि अब आप वो डेवलप कर सकते हैं तो आप उस डायरेक्शन में जाइए। ट्रू। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपको फोटोग्राफी में जाना है तो आप उस डायरेक्शन में जाइए। तो अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा रिसर्च करिए, वो बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में एटीट्यूड बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो कहीं सिखाया नहीं जाता। राइट एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, एक लर्नेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि आज भी अगर मुझे कोई बोलता है और मैं अपने मैनेजर को जाके बार बार बोलता हूँ कि आप मुझे कुछ नया काम दे सकते हैं, मैं कुछ नया सीख सकता हूँ, तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब कोई एक रिक्रूटर भी आता है कॉलेज में तो वो बच्चों को ये समझना चाहिए कि एक तो मार्क्स होते हैं और एक लाइफ होती है। ट्रू है ना। और लाइफ आपको मार्क्स देख के प्रॉब्लम नहीं थ्रो करती है आपके अगेंस्ट एक्चुअली। ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्क्स आपके आगे बहुत अच्छी बात है, आपको एक अच्छा ऑफर भी मिल गया वो भी बहुत अच्छी बात है, बट उसकी कोई गारंटी नहीं है आप सक्सेसफुल हो गए। तो एक राइट एटीट्यूड होना, अपने अंदर डेवलप करना, थोड़ा इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करना, कंपनी के एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करना, एक फ्लेक्सिबिलिटी अपने दिमाग में रखना कि मैं अगर किसी नए एनवायरनमेंट में जा रहा हूँ या किसी नई टीम के अंदर जा रहा हूँ तो वहाँ पे मैं कितना दूसरों के लिए फिल इन कर सकता हूँ। एक चीज़ मुझे याद है कि जब मेरा बीपीओ जॉब था तो मैंने अपने मैनेजर को एक बार जाके बोला कि कि मुझे कुछ नया करना है। तो हमारी कॉलिंग होती थी, 24 घंटे का हमारा बीपीओ सेटअप था। तो उसने बोला अच्छा तुम ऐसा करो, तुम सबसे ज़्यादा जाके बात करो और शिफ्ट एक रोस्टर बना के लाओ। तो वहाँ से मैंने नेगोशिएशन स्किल्स सीख लिया। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें हम अगर ध्यान रखें देन इट कैन रियली हेल्प इन फॉर अ कैंडिडेट टू फाइंड द राइट गोल सेट करियर गोल सेट किया जा सकता है। सो बेसिकली जैसा आपने अपनी कॉन्वर्सेशन में भी बताया कि राइट एटीट्यूड, तो ये हर कोई बोलता है कि एक राइट एटीट्यूड होना चाहिए, एक राइट अप्रोच होना चाहिए, बट राइट एटीट्यूड की डेफिनेशन क्या है? राइट एटीट्यूड की डेफिनेशन ये है कि जब जिस चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है, टीम को ज़रूरत है, तब आप वहाँ पे फिट हो सके। ओके राइट, मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैनेजर आपको ये बोलता है आके कि जैसे बहुत सारे लोग आजकल वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करते हैं कि मेरे मैनेजर ने मुझे रात को 9 बजे तक काम करने को बोला, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि मुझे ज़्यादा पैसा क्यों नहीं मिल रहा। तो राइट एटीट्यूड का मतलब ये है कि आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी काम आ रहा है, आप उसको हंसते हंसते और हेल्प करने की कोशिश करिए, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाइए टुवर्ड्स न्यू वर्क, टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, क्योंकि जितना जितना आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे उतना जितना आपके मैनेजर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाएंगे। अगर आप लाइफ में 19 भी होंगे ना और आपके पास अच्छा एटीट्यूड है तो आप लाइफ में कुछ ना कुछ कर जाएंगे। बिल्कुल राइट। तो मुझे लगता है ये मेरी राइट एटीट्यूड की डेफिनेशन है। वाओ।